I'm Shraddha, and today I'm going to discuss on the topic of jurisdiction of criminal courts in inquiries and trials part 2। यानी जो हमने वीडियोस लास्ट टाइम पे डिस्कशन किया था उसके पार्ट 1 पे, आज उसके जो रिमेनिंग सेक्शंस थे, नेक्स्ट सेक्शंस, उस पे हम डिस्कशन करने वाले हैं, एंड विच इज़ सेक्शन CRPC अंडर सेक्शन 183 टू सेक्शन 189 तक का। एंड ये डिस्कशन हम करने वाले हैं एडवोकेट SK सिंह सर से। सो सर, नेक्स्ट सेक्शन 183 जी 183 जब जो यात्रा के दौरान जो अपराध होते हैं उसमें जो व्यक्ति जिसके विरुद्ध अपराध होता है और जो अपराधी अपराध करता है, ऐसा ना, और वो चीज जिसको लेकर अपराध हुआ है, वो यात्रा में जहाँ जहाँ जाती है वो क्षेत्रीय अधिकारिता के अंदर हर उस न्यायालय पर ट्रायल उसका हो सकता है। अच्छा, मतलब वो किसी भी तरह की यात्रा हो सकती है। यात्रा हो सकती है। जो यात्रा में जहाँ जहाँ वो चीज जिसके प्रति अपराध किया गया जहाँ जहाँ जाएगी वहाँ हर जगह उसका ट्रायल किया जा सकता है। हर न्यायालय, क्षेत्रीय न्यायालय जिसके अधिकारिता के अंतर्गत होगा, चाहे वो ट्रायल करेगा। किसी शिप में हो या एयरलाइंस में हो या किसी भी, हाँ, जब जमीनी यात्रा हो, बस में जा रहे हैं, कोई चीज लेके कहीं अपराध हो गया, कोई सामान आपका छिन गया, तो ऐसी स्थिति में हर उस जगह वो मुकदमा चल सकता है, वहाँ ट्रायल हो सकता है, जांच हो सकती है जिसके क्षेत्र से होकर यात्रा होती है। ये हो गया 183। 180 अब 184 CRPC पर मैं चर्चा करूंगा। जब एक ही अपराधी कई अपराध एक ही जैसे अपराध करता हो, अच्छा, जैसे चोरी किया, यहाँ चोरी किया, वहाँ चोरी किया, कई जगह चोरी किया, एक ही समय में अलग अलग समय में कोई घटना करता है, एक जैसे अपराध करता है, तो उनका सारा ट्रायल एक साथ किया जा सकता है। अच्छा, एक एरिया में, जैसे एक जगह पर। इसके बारे में CRPC सेक्शन 219, 220, 221 में आगे हम चल के इस पर चर्चा करेंगे। इस पर डिटेल्स, जैसे कार्यवाही होनी चाहिए, ट्रायल विचारण कैसे होगा, एक ही अपराध से संबंधित, एक ही जैसे अपराध एक ही आदमी द्वारा किए जाते हैं, चाहे वो चोरी हो या मर्डर हो या किसी तरह की, हाँ, किसी तरह एक जैसे संबंधित हो, तो वो एक न्यायालय से जिनके क्षेत्राधिकार में होगा वो ट्रायल किया जा सकता है। अच्छा, दूसरी बात ये इसमें, जैसे कई आदमी ने एक अपराध किया है, एक जैसा अपराध किया है, कई लोग मिलके करते हैं, तो उसका भी ट्रायल एक न्यायालय द्वारा निपटाया जा सकता है। अच्छा। एक ही जगह कई आदमियों का ट्रायल, जिनके क्षेत्राधिकार में जो सेक्शन हो, वो उसमें ट्रायल, मतलब क्राइम एक हो, भले ही पर्सन कई, हाँ, जहाँ कई पर्सन होंगे उनका सबका ट्रायल एक साथ किया जा सकता है। वो धारा 184 CRPC में दिया गया है। ठीक। अब उसके बाद धारा 185 है, ये CRPC का ही सेक्शन है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट को क्षेत्राधिकार है कि वो किसी सेशन कोर्ट से ट्रांसफर किसी केस को कहीं अलग ट्रांसफर कर सकता है। अच्छा, बशर्ते कुछ शर्त के साथ स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार है। जैसे ट्रायल यहाँ हो रहा है, किसी जिले में हो रहा है, और उसको स्टेट गवर्नमेंट चाहती है किसी और जिले में किसी कारण बस ट्रांसफर करना चाहती है कि ट्रायल वहाँ हो जाए, तो वो वहाँ ट्रायल होगा। जो स्टेट गवर्नमेंट जिस तरह से चाहेगी, अच्छा, उसका ट्रांसफर कर सकती है, बशर्ते उसके विरुद्ध कोई हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय से कोई ऐसा आदेश प्रतिकूल ना हुआ जी। तो ये स्टेट गवर्नमेंट इस सेक्शन के तहत कार्यवाही कानूनी ले सकती है। वो जांच और ट्रायल के लिए किसी कोर्ट पे दे सकती है। अब इसके बाद धारा 186 CRPC, जहाँ दो जगह पर ट्रायल, मान लीजिए कभी ये स्थिति आ जाए कि एक ही मुकदमा दो जगह ट्रायल होने लगे, अच्छा, तो क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में वो दो सेशन कोर्ट जो अगर एक ही उच्च न्यायालय के अंदर में है, तब वो जिसको चाहेगा वहां ट्रांसफर कर देगा, उस केस को एक जगह ट्रायल करने के लिए निर्देश दे देगा। और अगर एक से अधिक न्यायालय, जैसे एक से अधिक उच्च न्यायालय के अंडर में है जी, दो जिले, वहां अपराध हुई है, ट्रायल होना है, तो ऐसी स्थिति में जो उच्च न्यायालय पहले कार्यवाही कर देगा वही दोनों न्यायालयों को मान्य होगी। अच्छा। उस जगह जहाँ ट्रायल कराना चाहे वहाँ हो जाएगा, पहला जिसका ऑर्डर। अच्छा, जैसे जो जगह ट्रायल हो रहा है पर्टिकुलर लोकल एरिया के कोर्ट्स में हो रहे हैं, तो जो ऐसी स्थिति में उससे बिलोंग्ड एक हाई कोर्ट होगा, वो जहाँ भी ऑर्डर करेगी वहाँ जांच होगा। और इन केस अगर दो हाई कोर्ट के अलग अलग अंडर में है, जैसे कोई सेशन कोर्ट किसी हाई कोर्ट के अंदर में, यूपी जैसे अलग अलग प्रदेशों के अलग अलग उच्च न्यायालय हैं,
तो अगर कोई सेशन कोर्ट इस उच्च न्यायालय के एक उच्च न्यायालय के अंदर में है, दूसरा दूसरे उच्च न्यायालय के अंदर में है, तो जिसके भी जिस उच्च न्यायालय में उसकी पहले कार्यवाही हो जाएगी वही दोनों न्यायालयों के लिए मान्य। ठीक, ये हो गया 186। अब 187 सीआरपीसी मैंने अभी तक आपको 177 से लेकर और टिल 189 तक है यूरिस्डिक्शन के बारे में, कैसे कोर्ट ट्रायल करेगा और कैसे जांच करेगा और ट्रायल करेगा। तो 100 ये 87 में अगर कोई क्षेत्राधिकार से बाहर अपराधी, जैसे कोई अपराधी किसी क्षेत्राधिकार में रहता है और अपराध कहीं बाहर कर देता है, ठीक है, तो जिस क्षेत्राधिकार का वो निवासी है वो न्यायालय, अभी तक हमने आपको बताया 177 से उस पर कि जहां अपराध होगा उसके अंतर्गत वो जहां क्षेत्र होगा उसका अपने सर्किल में वो कार्यवाही करेगा। धारा 187 पे चर्चा कर रहे हैं हम। ये सेक्शन प्रथम वर्ग का मजिस्ट्रेट जो होगा उसके क्षेत्राधिकार, उसके क्षेत्र में निवासी अगर कोई आदमी है और वो बाहर जाके अपराध करता है तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट उसको अपने न्यायालय पर जमानत देने के लिए मजबूर कर सकता है, उसको सम्मन वारंट जारी कर सकता है और उसके बाद वो उस क्षेत्राधिकार, उस जगह, जैसे 177 से जो पहले क्षेत्राधिकार के बारे में मैंने चर्चा किया है, जिसके क्षेत्र में अपराध हुआ है वहाँ उसको फाइल को सेंड कर सकता है। अब धारा 188 देश के बाहर जो अपराध होते हैं उसके जी फॉरेन कंट्रीज में वो इस सेक्शन के तहत कवर्ड होते हैं। 188 में जो भारत का नागरिक है वो खुले समुद्र के नीचे अगर कहीं यात्रा में कहीं अपराध करता है, एक तो वो हो सकता है, दूसरा अगर कोई विदेशी भी है और भारतीय पोत पे काम करता है, कोई रजिस्टर्ड विमान है या उस पर काम करता है, तो वो जो अपराध करेगा जी वो उसका ट्रायल इंडिया में होगा, देश में, बशर्ते सेंट्रल गवर्नमेंट की मंजूरी मिले और वो जहाँ पकड़ा जाएगा या जहाँ पाया जाएगा वहीं उसका क्षेत्राधिकार उस मजिस्ट्रेट। अच्छा, मतलब फॉरेन का कोई भी पर्सन है अगर वो इंडिया के किसी प्रॉपर्टी पे या इंडिया में क्राइम करता है तो अगर उसका केस इंडिया में अगर इंडिया में रजिस्टर्ड किसी पोत पे या विमान पे काम करता है और अगर वो कोई आपराधिक कृत्य में पाया जाता है तो हिंदुस्तान में ही उसका ट्रायल किया जा सकता है। अच्छा, और अगर कोई ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए मंजूरी जी, और अगर कोई ऐसा फॉरेन का है, विदेशी है जो इंडिया में आया है, वो इंडिया में वर्किंग नहीं है, वो इंडिया में कहीं काम नहीं करता, एज अ टूरिस्ट आया है, अगर वो इंडिया में आके कोई क्राइम करता है तब तो वो दूसरी चीज हो गई। अच्छा, है ना, वहाँ दूसरी चीज हो गई। अगर अपराध करेंगे तो मुकदमा चलेगा जी, है ना। अब ये कंट्री से अपराध दर्ज करके उस कंट्री में भेज सकते हैं, जिस कंट्री का वो आदमी है वहाँ ट्रायल के लिए भेज सकते हैं, है नहीं। लेकिन जहाँ वो जॉब कर रहा है, विदेशी आकर इंडिया में जॉब कर रहा है, हमारे पोत पे जॉब कर रहा है, विमान पे जॉब कर रहा है, ऐसी स्थिति में अगर अपराध करता है तो ये पर्टिकुलर 188 सेक्शन में, धारा 188 सीआरपीसी बड़ा महत्वपूर्ण सेक्शन है, इसके तहत कार्रवाई होगी और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कंसेंट से होगी। और दूसरी बात 189 सेक्शन में जब ऐसे कोई अपराध विदेशी आदमी विदेश इंडिया के बाहर होते हैं तो उनको जब इंडिया में ट्रायल होगा उसके लिए तो उनके जो इंडिया के काउंसलर हैं, राजदूत हैं, राजपत्रित अधिकारी जो राजदूत होते हैं, इनके माध्यम से जो वहाँ एविडेंस हो सकता है वो कमीशन के माध्यम से कोर्ट अपने न्यायालय को बुला सकती है। अच्छा, है ना। तो ये रहेगा, ये हो गए आपके 183 से 189 तक कैसे कोर्ट ट्रायल करेगी, कैसे उस पर जांच करेगी और उसका ट्रायल करेगी और अपराधी को दंडित करेगी। ये प्रोसीजर है, ये दंड प्रक्रिया पूरी तरह से प्रोसीजर है। प्रक्रिया कैसे जारी की जाएगी किसी अपराध के संबंध में, कैसे किसी को दंडित किया जाएगा और क्या क्या कार्रवाई हो सकती है, इसके बारे में आपको संक्षेप में सामान्य आदमी को समझने के लिए बताया। अच्छा, अब कुछ व्यूअर्स जी हाँ सर, हमारे व्यूअर्स हैं, उनमें से एक का क्वेश्चन ये है कि अगर कोई स्टूडेंट है और उसके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं या आ चुके हैं और उसी एग्ज़ाम्स में सिर्फ अकेले उस पर ही 144 धारा लग जाती है तो क्या करेगा वो ऐसे केस में? अगर कोई 144 धारा कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही लगाता है
और ख़ास तौर से वो तभी होता है जब कोई शांति भंग की उम्मीद कंडीशन हो, आती है, हाँ, हाँ। ऐसी संभावना हो, तभी ये होता है। तो जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उसके लिए जारी करता है आदेश, उसी में जैसे 144 5 सेक्शन है, सब सेक्शंस में 5 में वो उसी मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दे सकता है जिसके न्यायालय पर से जारी हुआ उसके लिए आदेश, तो वो उस आदेश को वापस लेगा। जैसे 144 145 5 में भी है, अगर कोई प्रॉपर्टी को लेकर विवाद है 145 में कार्रवाई होती है, तो 145 5 में प्रोसीडिंग ड्राफ्ट करने के लिए एप्लीकेशन पड़ती है। सेम प्रोसीजर एडॉप्टेड इन 144। अच्छा, मतलब अगर उस पे वैसे ही लगा हाँ, है धारा 144, 144 लगा है, हाँ। तो ऐसी स्थिति में वो उस मजिस्ट्रेट को धारा 144 उप सेक्शन सब सेक्शन उसका 5 है, उसमें एप्लीकेशन अगर डालते हैं कि हमको एग्ज़ाम देने में, हम अगर एग्ज़ाम नहीं देते तो हमको इरिपरेबल लॉस होगा, और वो मजिस्ट्रेट समझता है, तो वो दो स्थिति हो सकती है, या तो वो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी से बचने के लिए व्यवस्था करेगा, पुलिस के अभिरक्षा में एग्ज़ाम दिलाएगा, या वो अपना ऑर्डर आल्टर कर लेगा, वापस ले लेगा। तो मेरे व्यूअर्स ने जो ये बात पूछी है, मैं उससे बड़ा उत्साहित हूँ कि मेरी मेरा जो वीडियो बन रहा है उसको लोग देख रहे हैं और इतनी बढ़िया सवाल कर रहे हैं। तो होप सो आपको ये जो आपका क्वेश्चन था आपका आंसर मिल गया होगा कि अगर ऐसा कोई कंडीशन आता है कि आपके एग्ज़ाम्स है और आप पे 144 धारा लग गई है, तो आपके जो एरिया के मजिस्ट्रेट हैं आप उन्हें एप्लीकेशन देंगे तो डेफिनेटली आपके जो केसेस हैं या जो भी प्रॉब्लम्स है उस पर कोई ना कोई वो सोल्यूशन ज़रूर निकालेंगे। और जो हमारी आज की डिस्कशन थी अंडर CRPC अंडर सेक्शन 183 टू 189 तक का, तो होप सो हम चाहते हैं और समझ रहे हैं कि आपको में भी बहुत अच्छे से समझ में आया हो, क्योंकि उतनी ही इजी लैंग्वेज में जितना भी आसान कर सकते हैं उतना हम करते हैं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है हमसे या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो हम ध्यान पे नहीं रखे और डिस्कशन में छूट गया हमारा, आपको पता है, तो उसका आप क्वेश्चन ज़रूर करिए हमारे कमेंट बॉक्स में, उसका आंसर हम ज़रूर देंगे अपने अपकमिंग वीडियोस में। एंड इस क्वेश्चन के लिए थैंक यू, और हमारे वीडियोस को ऐसे सपोर्ट करिए ताकि हर एक इंडियंस तक का पहुंच सके और उन्हें अपने राइट्स के लिए और इंडियन लॉ की तरफ से जो भी सुविधाएं हैं वो आसानी से वो ले सकें, कोई उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। तो ऐसे वीडियोस हमारी लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए जितना हो सके, और हमारी जो एक कोशिश है इंडियन लॉ को इजी वे में इंडियंस तक पहुंचाने की, उसे और आगे बढ़ाइए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।